अध्याय 11। एक पत्र पुत्री के नाम। नैनी जेल, इलाहाबाद, 1930। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। पुराने जमाने में शहरों और गांवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस पुराने जमाने का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े मीनार और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में बड़े बड़े मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर न थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीर देखी है। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड मौजूद हों। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई और इसका क्या मतलब है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में यह नहीं आता कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। किसी आदमी के बारे में यह कहना है कि वह स्फिंक्स की तरह है, इसका मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। मीनारें भी बहुत लंबी चौड़ी हैं। दरअसल वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिर उन कहते हैं। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की ममी देखी थी। ममी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल व मसाले लगा दिए गए हों कि वह सड़ न सके। फिरौन के शव को ममी बना दिया जाता था और उसे उन बड़े बड़े मीनारों में रख दिया जाता था। शवों के पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीजें और खाना रख दिया जाता था। लोगों का ख्याल था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक फिरौन की लाश पाई जिसका नाम तूतनखामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीजें रखी हुई मिली। उस जमाने में मिस्र में खेतों को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मेरिडो नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने जमाने के मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों, झीलों और बड़े बड़े मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। कैंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वेनिस जाते वक्त हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में उस पुराने जमाने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। इस महल में गुसलखाने और पानी की नलें भी थी जिन्हें नासमझ लोग नए जमाने की निकली हुई चीज समझते हैं। इसके अलावा यहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु व हाथीदांत के बारीक काम भी होते थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। उन्होंने खूब तरक्की की थी। तुमने मीदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा जिसकी निस्बत मशहूर है कि जिस चीज को वह छू लेता था वह सोना हो जाती थी। वह खाना न खा सकता था क्योंकि खाना भी सोने में बदल जाता था और सोना तो खाने की चीज नहीं। उसके लालच की उसे यह सजा दी गई थी। यह है तो एक मजेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज नहीं है जितना लोग ख्याल करते हैं। क्रीट के सभी राजा मीदास कहलाते थे और यह कहानी उन्हीं में से किसी राजा की होगी। क्रीट की एक और कथा है जो शायद तुमने सुनी थी।
वहाँ मैनोटार नाम का एक देव था जो आधा आदमी और आधा बैल था। कहा जाता है कि जवान आदमी और लड़कियां उसे खाने में दी जाती थी। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मजहब का ख्याल शुरू में किसी अनजानी चीज के डर से पैदा हुआ। लोगों को प्रकृति का कुछ ज्ञान न था, न उन बातों को समझते थे जो दुनिया में बराबर होती रहती थी। इसलिए डर के मारे वे बहुत सी बेवकूफी की बातें किया करते थे। यह बात बहुत मुमकिन है कि लड़के और लड़कियों का यह बलिदान किसी देव को न किया जाता हो, बल्कि वह महज ख्याली देव हो, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा देव कभी हुआ ही नहीं। उस पुराने जमाने में सारे संसार में मर्दों औरतों का फर्जी देवताओं के लिए बलिदान किया जाता था। यही उनकी पूजा का ढंग था। मिस्र में लड़कियां नील नदी में डाल दी जाती थी। लोगों का ख्याल था कि इससे पिता नील खुश होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब आदमियों का बलिदान नहीं किया जाता है। हाँ, शायद दुनिया के किसी कोने में ऐसा कभी कभी हो जाता हो, लेकिन अब भी ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है। किसी की पूजा करने का यह कितना अनोखा ढंग है। तुम्हारा पिता। शब्दार्थ: तरक्की, उन्नति। मजहब, धर्म। मुमकिन, संभव। ख्याल, कल्पना। ढंग, तरीका। महज, केवल। अध्यापन संकेत। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। छात्र छात्राओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में विस्तार पूर्वक अभ्यास कार्य। मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तख्तियों, स्फिंक्स, पोस्ट कार्ड, मूर्ति, मीनारे, बादशाहों। आवश्यकता: मिस्र, तरक्की, केन्या, भूमध्य सागर, खंडहर, प्रकृति, निस्बत, क्रीट, ढंग। ख, सोचिए तथा बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थी? पुराने जमाने में पूजा का क्या ढंग था? लिखित। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। बड़े बड़े मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। 1. मसूरी में। 2. देहरादून में। 3. लक्सर में। 4. अमेरिका में। मम्मी कहते हैं। 1. किसी आदमी या जानवर के शव को। 2. किसी आदमी की तस्वीर को। 3. किसी व्यक्ति की आकृति को। 4. मूर्ति को। केन्या या क्रीट है। 1. एक छोटा सा सागर। 2. एक छोटा सा तालाब। 3. एक छोटी सी झील। 4. एक छोटा सा टापू। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नील नदी, स्फिंक्स, महल। औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। नोसोच में एक बहुत बड़ा था। मिस्र में लड़कियां में डाल दी जाती थी। ग, सही वाक्य पर टिक तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। मिस्र में अब भी बड़े बड़े मीनार और स्फिंक्स मौजूद हैं। मीनारें बहुत छोटी छोटी होती हैं। मेरिडू नाम की झील प्रसिद्ध थी। सोना इतनी अच्छी व लाभदायक चीज नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पत्र किसने, किसको, कब और कहां से लिखा? स्फिंक्स किसे कहते हैं? इसकी क्या विशेषताएं हैं? मम्मी किसे कहते हैं?
शव के पास सोना चांदी, खाना आदि क्यों रखा जाता था? ड. उच्च स्तरीय प्रश्न। मीदास नामक बादशाह के बारे में आप क्या जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह पत्र किस उद्देश्य से लिखा? भाषा की बात। का निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुनिया, शेर, पानी, आदमी, राजा। ख. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देश, पुराना, लाभदायक, होशियार, जन्म, खुशी। ग. निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। मीनार, मूर्ति, बादशाह, लाभदायक, प्रकृति,